सभी दर्शक जन का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो यहाँ पर भारतीय समाज सामाजिक न्याय के अंदर का आज का विषय है, लेक्चर आज का आधारित है। तो कौन सा लेक्चर है? तो यहाँ पर लेक्चर है अनुसूचित जाति विकास निगम के बारे में बताएंगे, और यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम क्या है इसके बारे में बात होगी, और यहाँ पे जाना जाएगा अनुसूचित जाति उप योजना के बारे में, और यहाँ पे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है। तो यहाँ पर इन सभी विषयों पर आज का यह लेक्चर आधारित है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अनुसूचित जाति विकास निगम। ध्यान दीजिए, अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना सन 1968 है। 1968 नहीं, यहाँ पे 1900, यहाँ पे 3 डेट दिया गया है। देखिए 2 डेट। तो किसके बीच में है यहाँ पे? तो यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना सन 1978 से 1979 में केंद्रीय क्षेत्रक योजना, जिसे CSS के रूप में, इस योजना के रूप में की गई थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1978 और 1979 दोनों डेट इसका याद रखिएगा, इसी के मध्य है। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति विकास निगम अनुसूचित जाति के नागरिकों को आर्थिक विकास के अवसरों के लिए प्रेरित और रोजगार उन्मुख योजनाओं का वित्त पोषण करता है, जिसके अंतर्गत नंबर 1 सूक्ष्म सिंचाई सहित और कृषि एवं संबंध क्रियाएं शामिल है। दूसरा है लघु उद्योग शामिल है। तीसरा है परिवहन है। चौथा है व्यापार एवं सेवा क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ पर ये बात होगा यहाँ पे अनुसूचित जाति विकास निगम। तो इसकी स्थापना जो है 1978 में हुआ, और इसे लागू कब कर दिया गया? 1979 से इसे पूरा लागू कर दिया गया, जैसा कि वहाँ पे बताया। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम क्या है। तो जानिए इसके बारे में, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से राष्ट्रीय सूची जाति वित्त एवं विकास निगम, जिसे NSFDC, तो यहाँ पर कह सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना वर्ष 1989, कब? वर्ष 1989 में की गई। इसका वृहद उद्देश्य जो है रियायती ऋण के रूप में सभी अनुसूचित जातियों के परिवारों जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इनके आर्थिक विकास और उत्थान एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्त यहाँ पे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग तथा कौशल और उद्यम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। और यहाँ पे बताया गया इसके बारे में। तो ये हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की बात हुई। अब आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ से अब बताते हैं, अगला स्टेप है अनुसूचित जाति उप योजना। तो इसके उप योजना की बात होती है यहाँ पे। ध्यान दीजिए, अनुसूचित जाति उप योजना अनुसूचित जातियों के अनवरत और व्यापक सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इन समूहों को अत्यंत प्रभावी ढंग से लाभान्वित करने के उद्देश्य से 1978 में अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान यहाँ पे आया, बाद में जिसका नाम बदलकर अनुसूचित जाति उप योजना SC कर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति के विकास की अत्यंत धीमी गति के प्रमुख कारण के रूप में आर्थिक सहायता के अभाव को चिन्हित किया गया। अनुसूचित जातियों के मध्य निर्धनों में निर्धनता को पहचानने के लिए जो रणनीति बनाई गई, उसमें 3 उपकरणों को सम्मिलित किया गया, जिसमें नंबर 1 राज्य एवं केंद्रीय मंत्रालयों की विशेष कंपोनेंट योजना।
दूसरा है विशेष केंद्रीय सहायता, तीसरा है राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम SCDC। तो यहाँ पर बताया गया, अब यहाँ पे जो बताया जा रहा तो ये है अनुसूचित जाति उपयोजना। अब इसी का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानिए, उद्देश्य और रणनीति। तो उद्देश्य और रणनीति की बात होती है तो अनुसूचित जाति उपयोजना की रणनीति निम्न बिंदुओं पर केंद्रित रहती है, जैसे कि यहाँ पे आय बढ़ाने और परिसंपत्तियां सृजित करने हेतु लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक विकास। और पॉइंट, पेयजल आपूर्ति और लिंक सड़कों और आवास और स्थलों आदि के प्रावधान के माध्यम से संरचनात्मक विकास हेतु बस्ती उन्मुखन योजनाएं शामिल। पॉइंट, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संबंधी क्रियाकलाप जैसे प्राथमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों और व्यावसायिक केंद्रों और सामुदायिक भवनों और महिला कार्यस्थल आदि की स्थापना है। तो यहाँ पर बताया हमने उद्देश्य एवं रणनीति। तो यह योजना है अनुसूचित जाति उप योजना का बात हुआ। अब यहीं पे आगे जानिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो क्या है इसके बारे में, जिसे PMAGY के नाम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे कहना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो यह जो है योजना जो है क्षेत्रीय दृष्टिकोण से अपनाने के लिए वर्ष 2009 से 2010 में इस योजना की शुरुआत प्रायोगिक तौर पर की गई थी। 2009 से 2010 तक ये योजना जो है प्रायोगिक तौर पर की गई थी। इतना स्पष्ट हो गया। अब यहाँ से यह योजना जो है देश के 50% से अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले ग्रामों के समेकित विकास के लिए है। जो यह योजना का उद्देश्य चुने गए ग्रामों का सर्वांगीण एवं समेकित विकास करना है, जिसमें प्रारंभ में यह योजना 5 राज्यों अर्थात असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु के 1000 गांव, कितने 1000 गांव में प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ की गई। ठीक, फिर अगले बात जो इसके बाद जो है तो इस योजना को वर्ष 2015 में संशोधित करते हुए असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा के 1500 अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों में विस्तारित की गई यह योजना। इसके बाद जो बात तो यहाँ पर वर्ष 2018 से 2019 से प्रत्येक वर्ष निश्चित ग्रामों को लेकर योजना को सतत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत जो है उन सभी जिलों को शामिल किया जाएगा, जिनमें क्या, तो जिनमें 500 से अधिक या कहें 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले ग्राम हैं शामिल। तो इस मानक के आधार पर वर्ष 2024 और 2024 से 2025 लगभग जो है 27,000 ग्रामों को शामिल किया जाना है। और यहाँ पे इसका अन्य उद्देश्य जौन बा यहाँ जो अन्य उद्देश्य बा वो जौन बा तो यहाँ पे अनुसूचित जातियों के प्रति अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। तो अस्पृश्यता और भेदभाव और पृथककरणी और अत्याचार समाप्त हो और अन्य सामाजिक बुराइयों कह सकते हैं, अन्य सामाजिक बुराइयां भी समाप्त हो तथा समाज के जितने भी वर्ग बाटें समाज के सभी वर्ग तो स्वाभिमान से एवं सम्मान पूर्वक रहे, सब लोग मिलजुल करके रहें तथा, तो यहाँ पे सभी जन मिलजुल करके रहें और तथा जौन बा यहाँ पे तथा सभी वर्गों में परस्पर सौहार्दता रहे, एकता बनी रहे और भारतीय संविधान का हर एक अनुच्छेद कायम रहे और यहाँ पे संविधान का प्रत्येक नागरिक पालन करे। तो यहाँ पर बतावा गया प्रधानमंत्री
आदर्श ग्राम योजना का बात हुआ यहाँ पे। अब यहीं पे थोड़ा जान लीजिए, अगली कार्यक्रम आता है जो है अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी कोष इकावा। तो यह अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी कोष उद्योगों से संबंधित। तो यहाँ पर वर्ष 2015 में अनुसूचित जातियों के लिए एक उद्यम पूंजी कोष योजना का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित सभी नागरिक शामिल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के जितने अपने भाई बहन मित्रगण जो हैं, माता पिता सम्मान जो के योग्य जितने सभी हैं, सभी वर्ग इसमें शामिल सभी के लिए है। अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और नए कारोबार प्रारंभ करने हेतु उन्हें रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। तो ये हो जाता है अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी कोष है। अब यहीं पे बात होगी क्या, तो यहाँ पर बात हो रही है अब बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो इस योजना के बारे में जानिए। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखा तो पॉइंट, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं को माध्यमिक, उच्च स्तर, माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास की सुविधा मुहैया कराना है, छात्रवृत्ति के तहत। तो यहाँ पर इस योजना के तहत राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र तथा राज्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए नए छात्रावासों के निर्माण एवं पुराने छात्रावासों के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है, उनके रहने के लिए भी, विश्वविद्यालयों में भी। तो यहाँ पर जबकि एनजीओ जिसे गैर सरकारी संगठन कहा जाता है, जबकि एनजीओ तथा निजी क्षेत्रों में मानित विश्वविद्यालय और मौजूदा छात्रावास और सुविधाओं के केवल विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता हेतु पात्र है। तो हो जाता है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का बात हुआ यहाँ पर। अब आगे आइए, तो यहाँ पे राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के बारे में भी जानिए। तो क्या है यह योजना, तो यह योजना जो है अनुसूचित जाति के मेधावी, जो हमारे समाज के दलित वर्ग के भाई बहन मित्रगण व्यवहारिक लोग हैं, माता पिता समान लोग हैं, उनके जो लड़के हैं, बालिका हैं, बालक हैं, उन सभी के लिए। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को उच्च और यहाँ पे अनुसंधान परक और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। किस योजना की, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है। तो यहाँ पे इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसे यूजीसी के माध्यम, जिसे कहा जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी भी कहते हैं, इसके माध्यम से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में एमफिल, तो यहाँ पे एमफिल और पीएचडी, जिसे पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री कहा जाती है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे पीएचडी व समकक्ष शोध डिग्रियों में शोध अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। तो यहाँ पे सहायता दी जाती है। एससी एसटी, तो यहाँ पे सभी पिछड़े वर्ग के जितने हमारे नागरिक हैं देश के, सभी के लिए। तो यहाँ पर बात हुआ राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के बारे में। अब यहीं पर जानिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति। तो क्या है ये राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के बारे में, छात्रवृत्ति विदेशी, राष्ट्रीय विदेशी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय विदेशी जो है इसे कह सकते हैं समुद्र पारी, या इसे भी कहा जाता है। ये जो है समुद्र पारी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चुनिंदा अनुसूचित जाति और
खानाबदोश अर्थात जो एक स्थान पर उनका मूल स्थान नहीं रहता, पूरे क्षेत्र में ये अपना चलते फिरते रहते हैं देश के हर एक भाग में। तो यहाँ पे खानाबदोश से और अर्थ है, तो खानाबदोश यहाँ पे इनका अस्थायी कोई स्थान नहीं विशेष रहता है, तो इसे खानाबदोश के नाम से दर्शाया गया है इन लोगों को, तो इन नागरिकों को। तो यहाँ पे अर्ध और यहाँ पे अर्ध खानाबदोश है, और यहाँ पे दो खानाबदोश देखिए, खानाबदोश है एक और एक अर्ध खानाबदोश है। अर्ध खानाबदोश से जनजातियों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और परंपरागत शिल्पियों के विद्यार्थियों को विदेश में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों और पीएचडी कार्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे इन सभी के लिए किसे खानाबदोश हो गए, ST हो गए, और यहाँ पे जो उसके पास भूमि नहीं है, खेतिहर किसान हैं, सभी अन्य पिछड़े लोग हैं, तो उन सभी के लिए उपलब्ध है। अब आगे बात करते हैं यहीं पे, इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा संबंधित संस्थान द्वारा वसूल किए जाने वाले वास्तविक शुल्क मासिक, और यहाँ पे मासिक रख रखाव और भत्ता, यात्रा किराया, वीजा शुल्क, बीमा और प्रीमियम और वार्षिक अनुषंगिक भत्ता, और यहाँ पे आकस्मिक यात्रा भत्ता के मद पर होने वाले खर्च की राशि दी जाती है इन लोगों को। तो इन सभी को दी जाती है सब राशि। और यहाँ पे इस योजना का लाभ जो है माता पिता या अभिभावक के केवल दो बच्चों को ही प्रदान किया जाता है, अधिकतम 35 साल की आयु में, जो बच्चों की उम्र रहे। अब यहीं पे आगे इस योजना का लाभ जो है प्राप्त करने के लिए नौकरी करने वाले उम्मीदवारों अथवा उनके माता पिता या अभिभावक की मासिक आय जो है ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो नौकरी करते हैं उनका जो वार्षिक जो साल भर का जो महीने का इनकम है 50,000 से, या साल भर का जो है 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। मासिक आय यहाँ पे है, मासिक आय जो साल भर का, तो यहाँ पे मासिक आय जो है 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया, तो ये रहा है तभी वो योजना मिलेगा जब 50,000 से अंदर रहेगा, योजना का लाभ तभी मिलेगा। अब यहाँ पे बताया गया, तो ये रहा राष्ट्रीय जिसे समुद्र पारी छात्रवृत्ति भी कह सकते हैं, और इसे राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति भी कहा जाता है। तो इतना यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया इसके बारे में थोड़ा आपको स्पष्ट कर दे। पहले देखिए, विदेशी छात्रवृत्ति होगी राष्ट्रीय स्तर पर, और यहाँ पर बताया गया इससे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के बारे में बताया, और यहाँ पे बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के बारे में बताया गया, आवास से समझ सकते हैं रहने के लिए। अब यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी कोष के बारे में स्पष्ट किया गया, और यहाँ पर हमने बताया, और यहाँ पे क्या जाना है, छठी तो यहाँ पे छठी अनुसूचित वालों जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया, और यहाँ पर अनुसूचित जाति घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, और यहाँ पर बताया गया है अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा और विनिर्देश के बारे में। और यहाँ पर बताया गया है अनुसूचित जाति विकास निगम के बारे में सबसे पहले बताया गया, और यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर बताया गया अनुसूचित जाति उप योजना के बारे में बताया गया, और यहाँ पर समझा गया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या रहा इसके बारे में समझ लिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज का ये जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे और भी बात करेंगे इस टॉपिक पर आगे का लेक्चर, और हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित मित्र हैं, ST SC के हैं, और यहाँ पे इन सभी के बारे में और भी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएगी सभी के लिए। तो यहाँ पे मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने इस भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।